नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बी इंस्पायर्ड में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल रीजंस। इसमें मेनली जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं या स्टाफ होते हैं वो इसलिए फंस जाते हैं कि वो कई ऐसे खर्चे कर देते हैं और उनके एनहांस्ड बिल्स सबमिट कर देते हैं। जैसे कि टीए बिल में आपने खर्चे कर दिए कुछ और आपने एनहांस्ड टीए बिल सबमिट कर दिया। उससे क्या होता है कि कभी कभी जो एंट्रीज वेरीफाइबल होती हैं वो क्रॉस चेक कर ली जाती हैं और उसमें आप फंस जाते हैं और चार्जशीट भी आ सकती है। ये बात ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो हैं हर फील्ड में मेजर मिसकंडक्ट है और अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपसे नाराज़ है किसी भी कारण से तो वो डिसमिसल तक की सज़ा दे सकता है, चाहे आपने 1000 रुपये की बेईमानी की हो। इसलिए टीए बिल सबमिट करते वक्त ये ध्यान रखें कि जो आइटम वेरीफाइबल है उसमें हेराफेरी ना करें। जो आइटम वेरीफाइबल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें हेराफेरी करें, पर फिर भी अगर आप कोई ऐसा आइटम ऐड करते हैं जो वेरीफाइबल नहीं है, जैसे आपने ऑटो चार्जेस कर लिया या आपने रिक्शा चार्जेस कर लिया, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ये बात जगह जगह घूम के पता करें कि ऑटो वाले ने आपसे कितने पैसे लिए थे। जनरली इन सब चीज़ों के फिक्स चार्जेस आजकल आप जो भरेंगे, आप कुछ भी भरें वो मिलेगा आपको उतने। सिमिलरली लोग हेरा फेरते हैं कुली चार्जेस में। कुली चार्जेस में हेरा फेरी आप कर सकते हैं, पर कुली चार्जेस में जो स्टेशन पे कुली का रेट लिखा होता है वही मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। पर हेरा फेरी करनी भी क्यों, उससे आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है। टीए बिल कटपिट क्या आता है, उसके बाद उसकी आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है। अक्सर लोग जो फंसे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, वो फंसे हैं होटल बिल्स में। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने होटल का बिल इतना बनवा लिया कि वो उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली था, पर उस होटल में जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वेरीफाई करने गया तो उस होटल में उतना महंगा रूम ही नहीं था। एज ए रिज़ल्ट वो लोग फंस गए और उसके ऊपर चार्जशीट आ गई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, प्रमोशनें रुक गई। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं। मेरा ये आपको सलाह है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको, कि वो टीए बिल में, होटल बिल में हेराफेरी ना करें। सेकेंडली, लोग क्या करते हैं, एलटीसी में बहुत हेराफेरी करते हैं। एलटीसी तो ऐसा एक इशू है जिसमें बहुत ही हेराफेरी होती है। उसमें लोग टैक्सी कर लेते हैं, टैक्सी के प्रॉपर बिल नहीं देते हैं, टैक्सी का नंबर नहीं देते हैं, टैक्सी की ट्रिप शीट नहीं देते हैं, टैक्सी की टोल एंट्री जहाँ जहाँ टैक्सी एंटर करती है उसकी रसीद नहीं देते हैं, और उसमें टैक्सी का बिल पूरा डिक्लाइन हो जाता है या फिर एक चार्जशीट आ जाती है। थर्डली, एलटीसी में आपने क्या किया, आपने एलिजिबिलिटी आपकी 2 टायर एसी की है, आपने 2 टायर एसी टिकट बुक कराई और आपने टिकट कैंसिल करा ली और वो टिकट नंबर आपके पास आ गया। अब टिकट नंबर आपने सबमिट कर दिया और टीए बिल सैंक्शन के लिए आपने भेज दिया। रिजल्टेंटली अगर कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, वो स्टेशन जाके पूछता है ये टिकट नंबर क्या, वो बता देगा टिकट नंबर तो कैंसिल हो गई, ये तो इश्यू होने के 10 मिनट में कैंसिल हो गई थी, इतना ही बता देगा वो। तो वहाँ भी आप फंस गए। और वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जो टिकट नंबर आपने क्लेम की है वो टिकट नंबर तो कैंसिल हो गई थी, इसलिए वहाँ भी आप फंस जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमारे 1-2 लोग ऐसे फंस गए कि उन लोगों ने एलटीसी का आने जाने की टिकटें बुक कराई, सब कुछ किया, पूरा बिल सबमिट किया, और पर वो गए नहीं थे। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सपना तो नहीं आया कि ये गए नहीं थे, पर किसी ने कंप्लेंट कर दी कि इस आदमी ने इस दिन से लेकर इस दिन तक एलटीसी क्लेम किया है और इसने टिकट सबमिट करी हैं जो कि टिकट्स बुक होने के तुरंत बाद कैंसिल हो गई थी और इसने पैसा जेब में रख लिया है। और ये इन दिनों में यहाँ देखा गया था। मतलब अगर आपकी पोस्टिंग सपोज मेरठ में है और आपने एलटीसी क्लेम किया कर्नाटका जाने का या बेंगलोर जाने का, और आपने उसकी टिकट बुक कराई, स्टेशन पे जाके टिकट आपने बुक कराई, टिकट आपने कैंसिल कराई, और आपने वो कैंसिल जो टिकट नंबर आपको पास आ गया वो आपने उसमें लगा दिया एज ए रिज़ल्ट, और वो किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आप फंस गए। एंड देन टिकट वेंट फॉर वेरिफिकेशन, मालूम पड़ जाएगी टिकट तो कैंसिल हो गई थी, चार्जशीट आ गई। और इस केस में अगर डीए जो है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है, वो चाहे तो
कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है। इसलिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अवॉइड करने के लिए छोटी छोटी बातें हैं ये, अपना कैरियर स्पॉइल ना करें और कभी भी एनहांस टीए बिल ना सबमिट करें जो कि वेरीफाइबल हो। सिमिलरली मैनेजर लेवल पर जो लोग फंसते हैं वो फंसते हैं लोन देने में। अब लोन तो जब दिया गया उसको तो सारे आदमी अच्छे होते हैं, पर आपने कई बातें ऐसी होती हैं जो लोन देने से पहले वेरीफाई करनी होती हैं। आपने उसको वेरीफाई करना है कि वो कहाँ रहता है, आपने या किसी स्टाफ ने घर जाना है। सिमिलरली हर एक लोन के कुछ नॉर्म्स होते हैं, लोग बाग कई बारी उन नॉर्म्स को फ्लूट कर देते हैं और वो नॉर्म पूरे फॉलो नहीं करते हैं। अगर लोन नहीं डूबता है, किस्तें टाइम पे आती रहती है तो कोई पूछता नहीं है, पर अगर किस्तें आनी बंद हो गई और फिर सारी चीज़ें खुल जाएंगी कि ये इसमें नॉन कंप्लाइंट है, ये इसमें नॉन कंप्लाइड है, ये इसमें नॉन कंप्लाइड है। आपने बंदे के घर जाकर नहीं देखा, आपने उसकी सिविल वेरीफाई नहीं करी, आपने उसके अड़ोस पड़ोस से एक फॉर्म होता है, अड़ोस पड़ोस से आपने उसके बारे में वेरीफाई नहीं किया। ये सब चीज़ें जो है ना, अगर कंप्लाइंट नहीं है और अगर लोन डूब गया तो जिस आदमी ने प्रपोजल बनाया और जिसने सैंक्शन किया दोनों फंस गए, और उस केस में पनिशमेंट काफ़ी हैवी हो सकती है। और एक गलती लोग क्या करते हैं, तैश में आके या जल्दी में जो हायर अथॉरिटी से लोन सैंक्शन होकर आता है उसमें कुछ क्लॉजेस जो कंप्लाई करनी होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, या कस्टमर की रिक्वेस्ट पर कि कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि साहब आप इसको डिसबर्स कर दो और हम आपको एक लेटर दे देते हैं, आप सैंक्शन अमेंडमेंट ले लेना। और सैंक्शन अमेंडमेंट आती नहीं है, वो लोन डूब जाता है और आप फंस जाते हैं उसमें। जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है या डिसबर्सिंग अथॉरिटी है वो उसमें फंस जाता है। इसलिए अगर आपका बोरोवर आपकी सैंक्शन टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये बेटर है कि आप उसे लोन ना दें, या फिर आप उसे अगर लोन दे रहे हैं तो डिसबर्समेंट से पहले आप सैंक्शन टर्म्स एंड कंडीशंस की अमेंडमेंट ले लें, गिविंग ए कन्विंसिंग रीज़न कि ये अमेंडमेंट क्यों ली जा रही है, या ये जो टर्म है ये टर्म्स एंड कंडीशंस में एक क्लॉज डाली हुई है ये कंप्लाई नहीं हो सकती, उसके कारण देने पड़ेंगे ये कंप्लाई क्यों नहीं हो सकती, या फिर ये अब ऑब्सोलीट है, आज की तारीख में इस तरह का काम होता ही नहीं है। ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी होंगी। अगर सैंक्शन अमेंडमेंट आती है तभी आप लोन डिसबर्स कीजिए, नहीं तो आप इंतज़ार कीजिए, आप मत कीजिए। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि बोरोवर को टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं थी और हमने उसे लेटर लिया, हमने अमेंडमेंट के लिए भेजा, अमेंडमेंट आ गई, उसको फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर सेकेंड अमेंडमेंट आई तब भी एक्सेप्टेबल नहीं था, फिर थर्ड अमेंडमेंट आई तब जाके हमने उसको लोन डिसबर्स किया। नहीं तो हमने उसको लोन डिसबर्स करना ही नहीं था, क्योंकि बाद में हम सीबीआई के चक्कर काटें, इससे अच्छा है कि भैया तू बैंक के चक्कर काट ले। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रीजंस में लोग कहाँ फंसते हैं। लोग फंसते हैं सीबीआई इंक्वायरीज में। हमारे टाइम में सीबीआई जो है वो 25 करोड़ से ऊपर के केसेस लेती थी, तो इसके पीछे अब दो है कि अगर आपने सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवानी है तो आप 25 करोड़ से ऊपर का लोन सैंक्शन मत कीजिए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। वंस अगर आप किसी बड़ी ब्रांच के मैनेजर हैं या आप रीजनल मैनेजर हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 25 करोड़ से नीचे के लोन ही सैंक्शन करें। और पता नहीं क्या है सीबीआई का, क्या है आजकल। पर सीबीआई जो है उसका एक बहुत मेथोडिकल सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन करने का। सीबीआई सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे बात करती है और कुछ भी नहीं बात करती। वो पूछती है भाई आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये कंप्लाइंट है, 1 2 3 ऐसे कंप्लाइंट है, हाँ जी कंप्लाइंट है। फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन देखती है, जो डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल में डॉक्यूमेंट लेना लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपने लेना है। थर्डली वो देखती है डॉक्यूमेंट जो है किसी वकील से वेट कराए नहीं कराए, आपने कराया है वेल एंड गुड, सीबीआई कुछ नहीं कहती है। उसके बाद सीबीआई सब डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ती है कि उसमें कुछ ऐसी क्लॉज तो नहीं जिसका कस्टमर बेनिफिट उठा रहा हो। कभी कभी हमारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो कस्टमर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है और उनका वो बेनिफिट उठा लेता है। इसलिए लोन सैंक्शन करने से पहले अगर आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट ले रहे हैं स्टैंप लगा के,
उसको ध्यान से पढ़ लें और जो चीज़ें उसमें एप्लीकेबल नहीं हैं उनको आप क्रॉस कर दीजिए, नहीं तो उस कस्टमर उसका बेनिफिट ले सकता है। अब आप लोन सैंक्शन हो गया या नहीं हुआ, जो भी हुआ, सीबीआई के सामने आप एटलीस्ट सेफ होंगे, क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाइड हैं और आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया है। ये कभी ना सोचना कि सीबीआई को क्या पता कि बैंक में काम कैसे होता है। सीबीआई को पूरा पता है बैंक में काम कैसे होता है, क्योंकि हर एक बैंक का एक या दो मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, मतलब स्केल 3 या स्केल 4 का एग्जीक्यूटिव, वो सीबीआई में ऑन डेपुटेशन होता है और वो सीबीआई को बैंकिंग प्रोसीजर्स के बारे में गाइड करता है और वही बताता है कि ये चीज़ें होती हैं। और कभी कभी उसको अपना एक्सपीरियंस के बारे में पता होता है कि कई चीज़ें मैनेजर बड़ी डिफ़िकल्टी में काम करते हैं, तो सीबीआई भी कई बार उस आदमी के कहने पर कुछ चीज़ें इग्नोर करती हैं। पर अगर यह साबित होता है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लायंस होने की ना होने की वजह से, टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई नहीं हुआ, उसकी वजह से आपका लोन डूब गया, यानी कि बोरोवर को मालूम पड़ गया कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकते और वो पैसा लेके गायब हो जाता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाएगी। इसलिए बेटर ये है कि आप सब कुछ कंप्लाई कीजिए और लोन डिसबर्स करने से पहले आप एटलीस्ट एक ऑफिसर को साथ लेके काउंटर चेक करा लीजिए, नहीं तो आप कई बार इमोशनली चार्ज होकर आप लोन डिसबर्स कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।